हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे, जहां हम सभी फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने BPSC ग्रुप में। जिनके पास भी जो रिसोर्सेज मिलता है एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं। जिनको जो हेल्प हो पाता है वो अपना ले पाते हैं। और इसलिए मैंने ये आपको कहा कि स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, क्योंकि ये आप ही के द्वारा एक चैनल खड़ी होती है। कोई भी चैनल आप लोगों के ही सपोर्ट से वो बड़ा बनता है, छोटे से बड़ा बनता है। एक सब्सक्राइबर से आगे की ओर वो धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को पहुंचाता है। ये आप लोगों का ही मेहनत होता है। तो चलिए, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि आज का जो ये वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम किस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। तो एक्चुअली हमारे इस महीने तीन रिजल्ट आए हैं, एक का रिजल्ट भी आना बाकी है। तो उसी चीज़ के ऊपर मुझे आज चर्चा करनी है। जैसे कि कल ही दरोगा मेंस का रिजल्ट आया, बिहार दरोगा मेंस का। तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट अपने 72 BPSC ग्रुप वालों में डाला, शेयर किया। तो उनमें से बहुत से लोग मुझे बधाइयाँ भी दिया, और मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी। और बाकी उनमें से कुछ नहीं बल्कि बहुत लोग उसमें से उत्साहित हुए और मोटिवेट हुए, और उसमें एक जागरूकता आई, और वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किए और ग्रुप में भी कुछ मैसेज किए कि भाई साहब, आप किस तरीके से तैयारी करते हैं जो आपका लगभग सभी एग्ज़ाम में रिजल्ट हो पाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कौन कौन सा रिजल्ट आया पहले मैं इसको बताता हूँ। NTPC ग्रेजुएट लेवल 2026 वाला, जो इधर साथ में ही आया 5-6 दिन पहले रिजल्ट, तो उसमें हमारा रिजल्ट हुआ PT का। और बाकी बात CBT2 भी होना है 10 जुलाई को, जुलाई मंथ में होना है। बाकी बात दूसरा रिजल्ट जो आया अभी बिहार दरोगा मेंस का, PT मेंस दोनों क्लियर। अब सिर्फ फिजिकल मुझे देने हैं। नंबर भी मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा कट ऑफ से हम ऊपर हैं, तो मेरिट बनने के भी चांसेस 95% है। बाकी बात बिहार का मेरिट देखते हैं क्या होता है। और फिर जो तीसरा रिजल्ट है वो ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो कल ही आया है, उसका भी हमारा रिजल्ट हो गया। और जो चौथा भी आने वाला है वो रिजल्ट है NTPC अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि मैंने उसमें भी 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 4-5 गलत के आसपास आ रहा है। वो भी मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा, जैसा भी हो या ना हो, ठीक है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो बात मुद्दे की ये है कि जो आप लोग मुझे जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्या हमारी रणनीति होती है। और सबसे बेहतर रणनीति तब हमारे लिए एक हो जाता है जब हम किसी जॉब में हैं। यानी 8 घंटे और साप्ताहिक अगर इसको जोड़ें तो 48 आवर्स जो है हम अपने ड्यूटी को देने के बाद, रेलवे को देने के बावजूद, हम या अपना मेहनत करके जितना भी हो सकता है मेरे से, मैं रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं चेन्नई में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ से मैं अपने बिहार आने की राह में लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा और लास्ट तक देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो की क्वालिटी भले लो हो सकती है, लेकिन जो आपको क्वांटिटी मिलेगी और ये जो क्वालिटी मिलेगी हमारे इस वीडियो का, आपका जो टाइम होगा वो आपका वैल्यू फॉर टाइम कह सकते हैं। यहाँ पे आपके समय का ज़रूर आपका ख्याल रखा जाएगा। तो इसलिए मेरे ये जो चैनल है आप लोगों का ही, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि एक ये स्ट्रैटेजिक वीडियो विथ प्रूफ ऑफ रिजल्ट, मीन्स रिजल्ट का प्रूफ के साथ में तैयारी के रणनीतियाँ हैं जो बहुत से साथियों को मददगार हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं, अपने रिजल्ट को दिखाते हैं। बाकी बात फिर उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, उसको हम शेयर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 3 रिजल्ट हुए हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है हमारा, पहला नंबर रिजल्ट, वो है हमारा NTPC ग्रेजुएट लेवल का, NTPC ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, और ये जो है आपका हमारा 06/2025, यानी ये वैकेंसी नंबर है। तो इसमें हमारा रिजल्ट हुआ, देख सकते हैं कि ये हमारा रोल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रोल नंबर है 2762521801608578। और यही आप इधर देखेंगे तो इधर आपको मिलता हुआ दिखेगा 608578। ठीक है, तो ये हमारा इधर से हो गया।
ठीक। तो ये हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1, और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा है ये सीबीटी 1 का रिजल्ट है, सीबीटी 1 का रिजल्ट है। अभी मेरा 10 जुलाई को मतलब अगले मंथ जो है सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। तो यानी ये सीबीटी 1 अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पीटी हो गया, अब इसका मेंस बच रहा। ठीक है, इसका क्या बच रहा? मेंस बच रहा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम की तरफ। तो दूसरा एग्जाम इसी का देख लीजिएगा, मैं आपके सामने थोड़ा और कुछ शेयर कर दूं। हमने रांची बोर्ड भरा था। ठीक है, हमारा जो बोर्ड का नाम है वो है रांची, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको? इधर दिख रहा होगा, देखिए, अप्लाइड फॉर रांची बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप्लाई फॉर रांची बोर्ड, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है। और उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को हाइड किया क्योंकि ये थोड़े से सेफ्टी फीचर्स के लिए काम आते हैं। बाकी बात देखेंगे तो ये हमारा रोल नंबर है। इस रोल नंबर को रांची बोर्ड के ग्रेजुएट रिजल्ट में आप भी मैच करेंगे तो आपका हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। बाकी बात ये हमारे नाम हो गए। ठीक है, जो आप सभी को पता है, अमित कुमार। और ये जो हमारी सीबीटी हुई थी इसमें सारा डिटेल्स, इसको हम स्कोर कार्ड बोलते हैं। ये डेट ऑफ सीबीटी जो हुआ था 22 मार्च 2026 को हुआ था। और बाकी बात इसमें आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर 100 नंबर का क्वेश्चंस था। और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैंसिल और इग्नोर जो अनवैलिड किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन इनवैलिड नहीं किया गया, यानी टोटल के टोटल इसमें क्वेश्चन सही थे हमारे पेपर में। और उसके बाद टोटल वैलिड क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि 100 क्वेश्चंस वैलिड हो गए। अब जो बात मुद्दे की ये है कि जिस पे बेसिस पे हमारा रिजल्ट होता है वो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट, कि हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने किए थे। तो अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो हमने 87 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद कि आंसर करेक्ट कितने हुए थे, तो करेक्ट जो हुआ था हमारा 73 करेक्ट हुआ। और गलत जो हुए थे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली, ये हमारे 14 गलत हुए थे। यानी 87 करेक्ट हुआ, 73 हमारा, सॉरी 87 मैंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, ये मैंने अटेम्प्ट किया। और उसके बाद ये में हमारा करेक्ट हुआ 73। और उसके बाद 14 हमारा रॉन्ग हुआ। ठीक है, 14 हमारा क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। तो हमारे जो रॉ मार्क्स बने हैं, जो हमारे रॉ मार्क्स बने हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं रॉ मार्क्स। ठीक है, रॉ मार्क्स जो हमारा बना है वो बना है 68.33। क्या बना है? 68.33। अब जो परसेंटाइल स्कोर दोस्तों सुने होंगे, परसेंटाइल स्कोर, वो देखिए हमारा कितना है। परसेंटाइल स्कोर जो है हम 94.49, अर्थात 100 में से हम 94 लड़के को पीछे करके हम 93वां लड़का कह सकते हैं। साढ़े मतलब जो है 93वां लड़का है हम। ठीक है, 93 94 को पीछे करके, ये होता है परसेंटाइल स्कोर। अब नॉर्मलाइज स्कोर जो सबसे बड़ा फैक्ट है हमारे किसी भी रिजल्ट को देने के लिए, वो देखिए क्या है। तो नॉर्मलाइज स्कोर जो हमारा है वो है हमारा 75.61, 75 पॉइंट कितना है? 61। तो आप देखेंगे हमारा ये ओरिजिनल नंबर में से 75, अर्थात 68 में से 75, अर्थात 7.3 नंबर जो हमारा इंक्रीज हुआ है। कितना नंबर इंक्रीज हुआ नॉर्मलाइजेशन में? 7.3 नंबर। तो ये, और इसके बाद जो नीचे हमारा लिखा होता है वो रिजल्ट के बारे में लिखा होता है कि वेदर शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 यस और नो। यहाँ देखिए नीचे लिखा है यस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड रिजल्ट है, मतलब दूसरा रिजल्ट, जो सेकंड रिजल्ट है वो है हमारा बिहार एसआई का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बिहार दरोगा मेंस। ठीक है, ये बिहार दरोगा क्या है? मेंस रिटन एग्जाम। ये हमारा रोल नंबर हो गया, आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? रोल नंबर, जो कि 1111 मतलब 1 60 30 235। तो अगर आप यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे पीडीएफ लिस्ट में जा करके है, तो हमारा यहाँ पर रोल नंबर आपको मैच दिखेगा 111 60 30 235। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट का हो गया। अब उसके बाद ये तो बिहार दरोगा का था दूसरा रिजल्ट। अब जो तीसरा रिजल्ट जो हमारा आया है उसको भी आप जरा सा देख लीजिए। जो तीसरा रिजल्ट है वो है हमारे एसएससी के। ठीक है, हमारे एसएससी के जो रिजल्ट हुए हैं ये हुए हैं दिल्ली पुलिस। ठीक है, ये कौन सा हुआ है? तो यहाँ देखेंगे आप, दिल्ली पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबल परीक्षा 2025। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में जो मेल फीमेल कांस्टेबल था एग्जीक्यूटिव का, उसका हमारा ये पेपर हुआ था। और रोल नंबर आप देखेंगे हमारा तो कौन सा है? ये वाला 19 348 लास्ट में अगर आप देखें तो ये हमारा रोल नंबर हो गया। इसको जब आप मैच करेंगे, ठीक है,
तो पीडीएफ लिस्ट में तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 82526001319348 अमित कुमार। ठीक है, बाकी बात इधर फादर नेम, मदर नेम्स, कैटेगरी सभी कुछ ऐसे मेंशन किया होता है। तो ये थे हमारे थर्ड रिजल्ट, ये थे हमारे कौन सा थर्ड रिजल्ट। ठीक है, कौन सा, तो दिल्ली पुलिस का। ठीक है, दिल्ली पुलिस का। तो अब आपके सामने जो मेन मुद्दा वो है, और अभी जो मैं चौथा बोला था, जो मैंने बात किया था कि चौथा कौन सा है, तो चौथा जो हमारा रिजल्ट है वो होगा हमारा एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का, सीबीटी 1 का। इसका भी मैंने अच्छा पेपर गया है, मेरा अच्छा पेपर गया है, तो उम्मीद है कि इसमें भी रिजल्ट आ जाएंगे। 86 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 4 से 5 मैक्सिमम यहाँ पर गलत हो सकते हैं, तो इस अनुसार से जो हमारा फिर भी 75 प्लस के आसपास जो नंबर जा सकता है, जिसमें रिजल्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। बाकी बात जो भी आएगा मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास में हम, और आज के वीडियो में जो आज का मेन मुद्दा है वो है हमारा स्ट्रेटजी का, कि क्या ऐसा हम करते हैं जो हमारा रिजल्ट अगर देखें तो एसएससी, ठीक है, उसके बाद रेलवे, और उसके बाद अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारा रिजल्ट हो रहा है, इस तीनों सेगमेंट में हम रिजल्ट दे रहे हैं। मैं आपको अपने सच्चाई से वाकिफ करा दूं कि एसएससी के जिस भी पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट जो 25 मार्क्स का होता है, जिस भी पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, बाकी और भी जो भी पेपर हो, तो मैं उसको अटेम्प्ट तो अभी सीजीएल एक बार भी नहीं दिया हूँ, सीएचएसएल एक बार दिया था बहुत पहले, तो उसमें हमारा रिजल्ट नहीं हो पाता, मैं ये आपको बता दूं। ठीक है, कि जिसमें भी इंग्लिश होता है हमारा रिजल्ट नहीं होता। एसएससी के मैंने एक और रिजल्ट दिए थे 2021 के आसपास, जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, तो एसएससी जीडी के, लेकिन हमारी हाइट कम होने की वजह से जो है उसमें मुझे छांट दिया गया। अब इसमें इस बार भी पता नहीं दिल्ली पुलिस में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी जो है हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, हमारा 169 पॉइंट ये जो एसएससी जीडी वालों ने दिया था वो तो दिया था 169.2 दिया था। अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी रेलवे के मैंने काफी सारे एग्जाम दिए, ग्रुप डी में तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप डी में अभी जॉब ही कर रहा हूँ। बाकी बात एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2019 वाली जो वैकेंसी थी, 2021-22 में जो रिजल्ट आया था उसमें भी हमारा रिजल्ट हुआ था सीबीटी 1, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था, इस कारण से क्योंकि ग्रुप डी में भी रिजल्ट था, एसएससी जीडी में भी रिजल्ट था, और एसएससी एमटीएस में भी उस टाइम पे रिजल्ट था। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया और एक मेंस की तैयारी में ढंग से कर नहीं पाया इसकी फिजिकल करने के चक्कर में। और बाकी बात स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो बीपीएससी 71st जो दिया था, तो यहाँ पर 2.33 नंबर से नहीं हुआ था शॉर्टलिस्टेड। और बाकी बात अगर अभी आप देखें तो हमारा बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई में जो है अब पीटी प्लस मेंस, पीटी प्लस मेंस दोनों हो गया। अब सिर्फ मुझे फिजिकल देना है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ जो है फिजिकल देना है, फिर उसके बाद मुझे मेरिट का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों अब जो मेन जो आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो है स्ट्रेटजी का, कि भैया आप क्या फॉलो करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, उसके ऊपर मुझे कुछ बताइए, गाइड कीजिए। दोस्तों मैं सभी को पर्सनली मैसेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं खुद बिजी हूँ, जैसे कि ड्यूटी भी करना है, सोना भी है, पढ़ना भी है, और फिजिकल भी तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं सोचा वीडियो ही बना दूं, 1 घंटा समय लगेगा, इससे बहुत बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो देखिए, तो मैं आपको बता दूं, इसका हम इस वाले से शुरू करते हैं, इस पेज से। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, सिलेबस क्या है हमारा, सिलेबस क्या है किसी भी एग्जाम का। तो जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब देखेंगे आप कंपटीशन की जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो सिलेबस है उसे मुख्यतः 4 चीजें पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? 4 चीजें पूछी जाती है। अब 4 चीजें कौन कौन सी है? तो एक जो है आपका मैथ्स है, ठीक है, और जो दूसरा होता है, दूसरा वो होता है आपका रीजनिंग का, ठीक है, दूसरा आपका रीजनिंग का पेपर होता है, और जो तीसरा होता है वो जीके और जीएस और जीके ये होता है, और चौथा आपका इंग्लिश का पेपर होता है। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की देख लीजिए, तो इससे बाहर कुछ नहीं है। आप इसी में भी कंप्यूटर को भी जोड़ दीजिए तो इसी में वो पार्ट आ जाता है। ठीक है, और इसी में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है।
ठीक है। तो हम जो आपसे बात करने वाले हैं कि ये जो किसी भी वनडे कंपटीशन की एग्जाम जो तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उसको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश, इन 4 चीज़ों के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो अगर आप एसएससी में जाएँगे, तो यहाँ पर क्या है, 25 क्वेश्चंस इंटू 4 सेगमेंट, अर्थात सभी से 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, 1/4 का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जिनका इंग्लिश अच्छा खासा होता है, मैथ अच्छा खासा होता है, रीजनिंग अच्छा खासा होता है, तो वो लोग रिजल्ट बना लेते हैं। और हमारे इंग्लिश ही कमजोर है और जीके जीएस तो सभी के 50% 40% ऐसा होता है। तो इस कारण से हमारा एसएससी में बहुत कम ही चांस होता है रिजल्ट बनने का। वो तो दिल्ली पुलिस में सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस था, तो इसलिए मेरा रिजल्ट हुआ। तो पहले तो सिलेबस हमारा ये है। अब जैसे अगर आप अब बिहार की तैयारी में अगर आते हैं, जैसे कि मैं बिहार की तैयारी में अगर आऊँ, बिहार गवर्नमेंट में, तो बिहार गवर्नमेंट में जो तैयारी है वो आपकी वैकेंसी पहले देख लीजिए। एक है बिहार एसएससी की, ठीक है? बिहार एसएससी जिसमें कि आपको 12th लेवल और एक सीजीएल लेवल की एग्ज़ाम होती है, ठीक है? ग्रेजुएट लेवल की। और उसके बाद एक आता है बीपीएसएससी, जो आपके बिहार पुलिस, ठीक है, जो कि आपके बिहार पुलिस यानी कांस्टेबल बिहार पुलिस के एग्जाम लेते हैं, जिसमें कि मद्य निषेध हो गया, ठीक है, मद्य निषेध हो गया, और उसके बाद फायरमैन हो गया, और उसके बाद भी और भी बहुत सारी भर्तियां जो भी आती है अलग अलग कैटेगरी में, उसके ये यहाँ पर हो गए। तो ये आपकी बीपीएसएससी करवाती है। और जो तीसरा बिहार का सबसे बड़ा आयोग है, वो है बीपीएससी, जिसके बारे में आप लोगों ने आंखों में एक सपना लेकर के बैठा है, सजाया हुआ है। तो इसके भी जो पेपर हो गए, जैसे कि देखेंगे आप एएसओ के हो जाते हैं, बाकी बात सीएसई यानी अर्थात सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी कुछ भर्तियां होती, जैसे कि अभी एईडीओ का भर्ती हो रहा है, ठीक है, तो यही वैकेंसी हो गई। बाकी बात प्रोफेसर्स वगैरह की भर्ती होती है, इंजीनियर्स की होती है, तो जो जिस लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं उस तरीके की होती है। तो जब आप बिहार में जब आते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि पेपर के अकॉर्डिंग जो है उसकी सिलेबस निर्धारित होती है, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग उसमें सिलेबस होते हैं। जैसे अगर आप बिहार एसएससी में जाएंगे, तो इसमें क्या है, लगभग लगभग अगर देखेंगे आप, तो 50 से 60% जो है यहाँ पर मैथ रीजनिंग है। क्या है, मैथ रीजनिंग है 50 से 60%। जैसे कि शायद 150 नंबर क्वेश्चंस का है, तो 50 मैथ है, फिर 25 रीजनिंग है, 25 ऐसे जो भी हो, 50 रीजनिंग या 25 मैथ और प्लस 25 साइंस, इस तरीके से है शायद ऐसे करके, ठीक है। बाकी बात जीके जीएस। बिहार पुलिस में अगर आएंगे तो इसमें क्या है, 70 से 80% जो है हमारे होते हैं वो जीके जीएस का पेपर होता है। बीपीएससी में भी आएंगे तो यहाँ पर 80 से 90% जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं, जीके जीएस का पेपर होता है। और लेकिन जो अभी एएसओ और एईडीओ का पेपर है, इसमें आपका एक तो इसका पेपर 100% मैथ था, यानी 50 से 60% अगर आप कहें तो मैथ रीजनिंग होता है। तो ओवरऑल अगर आपको मैं कहूँ कि ओवरऑल एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके रिजल्ट्स सभी में हो सकते हैं, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए, बेरोज़गारी का धब्बा मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो सबसे पहली चीज़ें हैं वो आप दिमाग में लेकर के चलो कि आप जो है मैथ्स मैथ्स और रीज़निंग इस पर आप अपना कमांड बनाएँ, ठीक है? जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी पेपर में अगर मैथ रीजनिंग ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको ज़्यादा समय देना है और उसमें आपको ज़्यादा एक्सीलेंट ब्रिलियंट कैंडिडेट बनना है। तभी जा करके आप मैथ रीजनिंग्स वाले पेपर में एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसको फिर अपने मुट्ठी में रिजल्ट कर सकते हैं, अपने हाथों में रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि मैथ रीजनिंग का बहुत ही कम क्वांटिटी होता है, ठीक है। हाँ, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी जैसे बिहार एसआई हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, ठीक है, तो इसमें मैथ रीजनिंग के बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जीके जीएस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और मैथ रीजनिंग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। जैसे कि 10 से 20% इसमें समय देना है और उतना ही आपको मेहनत करना है। लेकिन आप ज़ीरो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हो सकते हैं। 0% किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर हैं, तो फिर आपके बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे रिजल्ट बनने के, क्योंकि अगर आप मैथ्स जानेंगे तो आपसे फिजिक्स हैंडल हो पाएगा,
ठीक है, अच्छे से हैंडल हो पाएगा, साइंस अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। रीजनिंग अगर आप जानेंगे तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना आप सीख जाएंगे, ठीक है, कि हम कॉन्सेप्ट के नॉलेज के आधार पर हम कैसे क्वेश्चंस को, ऑप्शन को छांटते हैं, ये सभी चीजें जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो मैंने आपको समझाया, जिसमें मैथ रीजनिंग ज्यादा है उसमें आपको मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा स्टूडेंट होना पड़ेगा, और जिसमें जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसआई और बिहार कांस्टेबल, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, इसमें जीके जीएस के ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आपको जीके जीएस में महारत हासिल करना पड़ेगा, यानी अच्छा खासा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और जो 10-20% मैथ जो इसमें पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी में 10 गो मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, बिहार पुलिस में अगर देखें एसआई में, तो पीटी में आपका जो है 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी लेकिन मेंस में आपके 20 क्वेश्चन प्लस पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप जीरो नहीं हो सकते, अगर आप जीरो हो जाएंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत ही दिक्कतें चीजें आएंगी। चलिए, ये तो पैटर्न था, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, अब मुझे पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, वो पढ़ना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि पेपर के अकॉर्डिंग जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर अपना दिमाग लगाएं। अब उसके बाद पढ़ना क्या है और कहाँ से करना है, पढ़ना क्या है और कहाँ से करना है, ये बातें आती है। कहाँ से? देखिए, जो सबसे जो बड़ी पॉइंट है, वो जो ध्यान में रखना चाहिए आपको, 2 तरीके से पढ़ाई होती है। एक तो होता है कहीं से आप क्लासेस ले रखे हैं, और दूसरा जो होता है आप कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो क्लासेस ले रखे हैं, जो क्लासेस ले रखे हैं, क्लास ले रखे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, दोनों के लिए मैं बता दूं आपको, ठीक है, जो ऑफलाइन हो, तो वहां पर आपको टीचर्स के ऊपर जो होते हैं डिपेंडेंट होने पड़ते हैं, ठीक है, टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होने पड़ते हैं। और ये वाली जो सेल्फ वाली है, यहाँ पर आपको सेल्फ में ही डिपेंडेंट होने पड़ते हैं, अपने तरीकों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले जो क्या होगा, किसी भी एग्जाम्स के लिए जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या क्या है, उसके लिए आप बुक लिस्ट अच्छा से फॉलो करें। जो बुक लिस्ट होते हैं उसको एक बार डिसाइड कर लें, ठीक है, बुक लिस्ट को जो है एक बार आप डिसाइड कर लें और इसको फिक्स रखें। इसको क्या करें? फिक्स रखें। और उसके बाद एक जरूरत पड़ेगी आपको मॉक टेस्ट की, ठीक है, मॉक टेस्ट की, ठीक है, एक आपको जरूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी मॉक टेस्ट की। ये भी आप फिक्स रखें, ज्यादा इधर उधर ना जाएं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, बीपीएससी के लिए मैंने बुक लिस्ट का एक सेपरेट वीडियो बना के ही रखा है, तो आप उसको देख लेंगे तो मोर देन इनफ है। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बताऊं, जो भी रेलवे, एसएससी, इधर उधर की एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो आराम से टेक्स्ट बुक डाउनलोड करें, ठीक है, और वहां से जो है मॉक टेस्ट लगाएं, नो डाउट कोई दिक्कतें नहीं होगी। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आराम से 350-400 रुपए में मिल जाता है, और सभी तरह के एग्जाम का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है। बाकी बात, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोचिंग्स वगैरह के जो है मॉक टेस्ट वगैरह उपलब्ध करके उसको लगाने की कोशिश कीजिए। और हमारे ग्रुप जो कि 8340669608, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और बाकी बात, एक पब्लिक लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में दिखेगा, तो वहां से भी आप जा सकते हैं, तो वहां से भी आप जुड़ जाएंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक बीपीएससी ग्रुप है ये, समझे, 72 बीपीएससी का, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब मैं बुक लिस्ट जो जनरल कंपटीशन है उसके लिए मैं बात करता हूँ, जो किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो नोट्स कभी भी ना पढ़ें। पहला चीज जो है, नोट्स कभी भी ना पढ़ें, ठीक है, नोट्स कभी भी ना पढ़ें। पहला चीज है कि नोट्स कभी भी पूरी तरीके से या फिर नोट्स पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इसके जगह पे करना क्या है, तो हमेशा जो है बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो है बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स आपको फॉलो करने हैं, और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैंने एक वीडियो बना करके भी पढ़ के भी मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे मैंने देखा होगा, आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही होगा एक क्लासेस, ठीक है, 9th क्लास का होगा केमिस्ट्री का। तो उस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, तब जाकर के आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी। क्यों मैंने कहा लाइन बाय लाइन? क्योंकि यहाँ से आपके 2 चीज की बेनिफिट होगी। सबसे जो पहला बेनिफिट होगा वो होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है।
ये जो होगा वो सबसे पहला होगा आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, ठीक है। और जो दूसरा चीजें होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, यानी किन्हीं भी चीजों को अगर आप पढ़ेंगे, किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, समझ पाएंगे। कंसेप्चुअल क्लियर रहेगा तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। कंसेप्चुअल जो जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको बेनिफिट क्या दिलाएगा, ये आपको कंफ्यूजन से बचाएगा, ठीक है। ये जो है आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। जैसे कि अभी बिहार दरोगा का अगर पेपर देखे होंगे आप, या एईडीओ का पेपर देखे होंगे, तो उसमें जो है ऑप्शंस ऑप्शंस जो थे इतने खतरनाक खतरनाक थे कि आपको कितना भी पढ़ के गए होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप उसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो अगर आपका बढ़ता है तो फिर वो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेगी। क्या रहेगी? ज्यादा दिनों तक याद रहेगी। मतलब याद जो है आपको ज्यादा दिनों तक रहेगा, ठीक है। याद आपको ज्यादा दिनों तक रहेगा। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो ये एनसीईआरटी बुक्स को आप पढ़ें सबसे पहले। अब पढ़ना कौन कौन सी बुक है तो मैं आपको बता दूं। तो जो एनसीईआरटी के आपको जो बुक है उसमें आपको जो जीके जीएस का पार्ट है, जीके जीएस का जो पार्ट है वो आप 6 से लेकर के 12 तक का पढ़ें, ठीक है। 6 से लेकर के 12 तक का पढ़ें। अब क्या क्या पढ़ना है? तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। अगर आप इकोनॉमिक्स जो है आप उसको इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा, 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद साइंस के लिए, तो जो साइंस के लिए ये जीके जीएस का था, मतलब जीके के लिए साइंस यहाँ पर काट दीजिए। अब जो साइंस के लिए जो है पढ़ना है साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप नाइन्थ और टेंथ के एनसीईआरटी पे डिपेंड हो सकते हैं। इसको सेल्फ भी करके आप खत्म कर सकते हैं। और 11th-12th की एनसीईआरटी साइंस में पढ़ पाना सेल्फ स्टडी से पॉसिबल नहीं है। और एईडीओ में टोटल क्वेश्चंस यहीं से आए थे 11th-12th से, मैंने खुद छानबीन किया है। मुझे प्रूफ में मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं था, बना नहीं सकता हूँ वीडियो, ठीक है। तो इसलिए 11th-12th की साइंस खुद से पढ़ पाना मुश्किल है। मैंने सोचा छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको इग्नोर करेंगे, बाकी हम 9th-10th को ही और अच्छे से करेंगे। तो ये मैंने आपको जीके जीएस का मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं मैथ रीजनिंग के लिए। तो देखिए, मैथ रीजनिंग अगर आप बहुत ही जीरो हैं, समझे, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, तो फिर आप क्या करें, आराम से बेसिक को पहले क्लियर करें, बिना लोक लज्जा के, बिना शर्मसार हुए, ठीक है। आराम से जो है आप जोड़ से, ठीक है, घटाव से, ठीक है, उसके बाद गुना से, फिर भाग से, फिर एलसीएम से, एचसीएफ से, फिर भिन्न का जोड़ यानी फ्रैक्शन वाला जोड़, सभी चीजें घटाव गुना भाग करनी है। फिर उसके बाद जो है आप थोड़े बहुत परसेंटेज, जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो राकेश यादव सर का, ठीक है, राकेश यादव सर का जो है एक परसेंटेज का वीडियो, चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का वीडियो, ठीक है, इन सभी का रखा हुआ है। आप उसको अगर देखेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। आप समय देंगे तो हो जाएगा। जो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो जिनका मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, एवरेज है या अच्छा खासा है, वो कुछ नहीं करें, बस डेली जो है वो क्या करें, डेली कम से कम एक सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल जो होता है वो 25 से 30 क्वेश्चंस का होता है। अगर आप एनटीपीसी जाएंगे तो 30 से आपको 35 भी मिलेगा। एसएससी में अगर आप जाएंगे तो ये 25 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा। मेंस का देखेंगे तो 30 क्वेश्चंस का मिलेगा। सीपीओ वगैरह का 50 क्वेश्चंस का मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डेली जो है एक सेक्शन जो है वो मैथ का और एक सेक्शन रीजनिंग का आप इसका मॉक टेस्ट दे लें, तो आपका 1 से 1.5 घंटे में जो है आपका निपट जाएगा काम। तो मैथ रीजनिंग आपके कमांड में हो गया। बाकी बात एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी जब अच्छे तरीके से पढ़ लें तब जाएं आप स्टैंडर्ड बुक की ओर, ठीक है। तब कहां पर जाएं आप, स्टैंडर्ड बुक की ओर, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक में क्या क्या, तो देखिए स्टैंडर्ड बुक मैंने वही बताया है जो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बिहार एसआई भी कर रहे हैं तो उसको भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, एकदम बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न इंडिया के लिए जो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस दोनों को पढ़िए, इस दोनों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी बात जो चीजें बच गई, हिस्ट्री हो गया, मतलब ज्योग्राफी हो गया, एंशिएंट इंडिया हो गया, वो आप क्विक बुक ले सकते हैं दृष्टि का,
ठीक है, वहां से आपकी बहुत चीजें कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पहले इसको तभी पढ़ना है जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए हो, जब आप एनसीईआरटी को कम से कम 2 टाइम पढ़ लिए हो। जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, या जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, भटक रहे हैं बार बार, तो पहले आराम से देखिए। बिना टाइम दिए हुए किसी भी चीजों को हासिल कर पाना मुश्किल है। तो जब तक आप टाइम नहीं देंगे, आराम से 1.5 से 2 साल अपने आप को समय नहीं देंगे, बुक के साथ नहीं समय बिताएंगे, तो फिर आपका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे जो बड़ी बात है वो टाइम आप स्पेंड करें बुक के साथ। टाइम जो है आप स्पेंड करिए बुक के साथ। ठीक है, बुक के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो बेहतर रहेगा। बुक्स को पढ़ते जाइए और खुद से सेल्फ नोट्स बनाइए, तो ये बेहतर है। क्या करिए, सेल्फ नोट्स बनाइए। और आज के टाइम पे मैं जो आपको सबसे बताऊं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है चैट जीपीटी का सहारा लेना। ठीक है, वो क्या है, चैट जीपीटी का हेल्प लेना। चैट जीपीटी का हेल्प कैसे लेंगे? चैट जीपीटी का हेल्प आप उस तरीके से लेंगे जो आपको एक टीचर की तरह से गाइड करेगा। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आप इसको आजमा करके देखिएगा। जैसे क्या है, मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक की जानकारी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सन्यासी विद्रोह की जानकारी नहीं है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह क्या था, तो आप सिर्फ लिखेंगे ना चैट जीपीटी को जाकर के कि सन्यासी विद्रोह, ठीक है, और कॉमा लगा दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा ऑल अबाउट। ठीक है, ऑल अबाउट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, ऑफ दिस टॉपिक गिव मी, ठीक है, ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट फैक्ट और नॉलेज। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड नॉलेज फॉर यूपीएससी और बीपीएससी पर्पस। इस तरीके से अगर आप इसको लिखेंगे, या हिंदी में भी बोलेंगे कि सन्यासी विद्रोह के बारे में सभी कुछ बताइए जो यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए जरूरी है। बस इतना आप उसको लिख करके भेज दीजिएगा। आप उसको 30 सेकंड में जो है ना, आपको इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझा जाएगा, और फिर उसको समझ लीजिए कि फिर आप उसको भूल नहीं सकते हैं। तो बुक को पढ़ना है, और जहां आप चीजों को नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूजन हो रहे हैं, किसी बुक्स में कंटेंट कम दिया हुआ है, तो बस चैट जीपीटी को ओपन करिए, उसको उस टॉपिक का नाम बताइए, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी अगर आप इसको बताएंगे, ये आपको बताने के लिए तैयार है। तो अब फाइनल एंड करते हैं सेशन को, और किस तरीके से एंड करेंगे तो मैं आपको बताऊं। यही है हमारा रणनीति। ठीक है, यही है हमारा जो है रणनीति है। ठीक है, जो भी कह लीजिए स्ट्रेटजी है, कि मैं अपने आप को 2-3 चीज लेकर के चलता हूं, जो मैं आपको बताऊं कि जो फाइनल हमारे रिजल्ट्स में जो है हेल्प करते हैं वो क्या है। जो सबसे बड़ा चीज है वो पहला है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसका होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर आप खुद, मतलब आपको जो है, यानी आपसे बेहतर खुद को कोई नहीं जानता है। ठीक है, यानी अगर पूछे कि अमित कुमार कैसा लड़का है हमारे बारे में, तो ये हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम अपने आप को ही जीते हैं, अपने आप को ही समझते हैं, और अपने आप की ही कमियां और जो स्ट्रेंथ होता है और वीकनेस होता है, वो हम उस तरीके को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसी के ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, अपनी तैयारी के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज जो आपको रखना है वो रखना है कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि लगातार। एक तो भरोसा अपने आप पर रहना चाहिए, दूसरा आपको लगातार मेहनत करना है, चाहे एक रिजल्ट ना आए, चाहे 2 रिजल्ट ना आए, चाहे तीसरा रिजल्ट ना आए। उसके बाद जो तीसरा देना है वो समय देना है। समय देना है, वो भी ऑनेस्टी के साथ। जो क्या है, ऑनेस्टी के साथ। आपको ऑनेस्टी के साथ आपको पर डे जो है कम से कम, अगर आप जॉबलेस हैं, मतलब अभी तक आप जो है कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, पूरी तरीके से आप अपने पढ़ाई के ऊपर मतलब जो है निर्भर हैं, पढ़ाई के ऊपर आप चल रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, तो कम से कम जो है 6 से 8 घंटे तो आपको ऑन टाइम, आपको ऑन टाइमर के साथ आपको 6 से 8 घंटे समय देने होंगे। डेली कम से कम कोशिश करिए 2 से 3-4 सब्जेक्ट को कवर करने का, 2-2 घंटे समय दे करके पढ़ने का, मॉक टेस्ट लगाने का। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, हमारी तरह जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी आपको 4 से 5 घंटा तो आपको निकालना पड़ेगा।
और ये जो जॉबलेस वाले हैं 6 से 8 को बढ़ा करके आप 10 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप चीज़ों को उतनी जल्दी खत्म कर पाएँगे, समझ पाएँगे, ठीक है? और जो मैंने कहा ऑनेस्टी के साथ, तो ऑनेस्टली के साथ आपको ऑनेस्टी के साथ ही आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। तब जा कर के और उसके बाद जब भी एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रखेंगे कि हाँ, हमने जितनी मेहनत करी वो ठीक-ठाक है, हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा और अपने एग्ज़ाम में जाकर के जो क्वेश्चन्स जान रहे हैं, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मेरा एक दोस्त जो है उसमें ग्रुप में ही बोला कि भैया हम एग्ज़ाम के टाइम पे नर्वस होते हैं, जो सभी के साथ होता है। मैं खुद इस बार बिहार दरोगा में नर्वस हुआ हूँ, जो कि मुझे फ़ील हुआ पेपर टफ होने की वजह से। मुझे लग रहा था नहीं होगा रिज़ल्ट, लेकिन कट ऑफ काफ़ी कम गई तो फिर मेरा हो गया। तो अटेम्प्ट करने के टाइम पे जो सबसे पहले आप जान रहे हैं, यानी जानकार जो क्वेश्चन है जानकारी के साथ उसको पहले बनाइए। फिर उसके बाद 50% जिसमें डाउट है उसको आप ले सकते हैं और अच्छा खासा अगर अटेम्प्ट आपका चला गया तो फिर ले सकते हैं। नहीं तो बिना मतलब का नेगेटिव चला जाएगा, फिर उसमें आपके रिज़ल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसी के साथ जो है हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। अ, बाकी थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर सपोर्ट अगेन। और उसके बाद जो हमारे वीडियो को है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका ये अपना चैनल, आपके साथी का चैनल थोड़ा-सा ग्रो कर पाए, 1000 सब्सक्राइबर से आगे अब जा पाए। वॉच टाइम थोड़े बहुत पुराने हैं, फिर मोनेटाइज़ होना है तो आपका सपोर्ट भी चाहिए। और बाकी बात इसको शेयर ज़्यादा कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की कहानी है, एक रियल स्टूडेंट की कहानी है जो खुद से अपनी तैयारी को बढ़ाते हैं आगे और उसके बाद जो है इसको रिजल्ट्स में बदलते हैं, अपनी मेहनत को बदलते हैं रिजल्ट्स में। तो ये रियल स्टोरी है, रियल तरीका है, इसमें ना किसी कोचिंग और ना ही कोई एडवर्टाइज़मेंट है। तो ज़रूर इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे से ज़रूर मोटिवेटेड रहिए, मोटिवेट होइए और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और बाकी मैं यही चाहूँगा अंत में कि जो भी कुछ डाउट हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शंस आपके लिए यूट्यूब प्रोवाइड करती है, उसमें ज़रूर कमेंट सेक्शंस में डालें। और अगर कुछ भी ना हो तो एक अच्छा-सा जो मुझे मोटिवेट करे, कुछ भी ज़रूर मेरी ख़ासियत, मेरी जो भी इम्पोर्टेंट हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में अपना प्यार ज़रूर लिखें, मुझे आशीर्वाद दें। बाकी बात थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, जो भी हमसे हो पाए। बाकी बात 72 बीपीएससी पब्लिक ग्रुप के लिए जो लिंक आपको दिया जाएगा उससे आप ऐड हो जाइएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं है। थैंक यू।